नमस्कार। श्री साहित्य संगम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य आरोह पाठ 4 कवि रघुवीर सहाय का जीवन परिचय और उसकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। तो चलते हैं कवि परिचय की ओर। रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी प्रमुख रचनाएं अजय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। अवय पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर शहर है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक, हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और शलभ इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की संशोधित खैज रफ्तें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, यानी पेशे का मतलब धंधा, व्यवसाय, एक पत्रकार थे, लेकिन विषय पर पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कविपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़ गए हैं। बावजूद इसके मार्मिक उदास और व्यंग्य बुद्धि खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। पढ़ने का मतलब पूरी तरह से भरी होना। संदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज्यादा प्रभावशील की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। ये उनकी विशेषता है, छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार कर। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जिन्हें भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ की साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता, जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण यानी करुणा से परिपूर्ण दारुणकाल विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यह प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई। शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संसार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। प्रकार से किसी अपाहिज, किसी अपंग, किसी दुखी असहाय व्यक्ति की पीड़ा को ये टेलीविजन कार्यक्रम के संसाधक अपने दृश्य संसार माध्यमों के जरिए किस प्रकार से उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, इसी समस्या को यहाँ रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, लेकिन विडंबना इस बात की है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यानी उस समय आपको वो संवेदनशीलता नजर नहीं आती है, बल्कि अपना कारोबार दिखाई देता है। सहाय जी की ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, यानी टेलीविजन स्टूडियो के अंदर की हकीकत को दिखाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपने व्यंजना में ये कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। अब यहाँ कवि ने अपनी व्यंजना शब्द के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो दुख दर्द यातना वेदना पीड़ा आदि को बेचना चाहता है, किसी के दुख दर्द यातना और वेदना के पीछे अपना आर्थिक लाभ देखना चाहता है, ऐसे लोगों की संवेदनहीनता को उनके छुपे हुए इस जिन्होंने व्यक्तित्व को उभारना ही इस कविता का मूल उद्देश्य रहा है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठक के रूप में भी देखा जा सकता है। इनके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम रूह बन जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि टीवी कार्यक्रम पर दिखाया जाने वाला वह कार्यक्रम
जिनका उद्देश्य होता है संवेदनशीलता को जगाना, दुख दर्द के प्रति लोगों के मन में संवेदनशीलता को जगाना। परंतु इस मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम अंत में अपने आर्थिक हितों की तरफ ज्यादा झुकाव के कारण क्रूर बन जाता है। इसी को यह दिखाने का प्रयास हुआ। चलते हैं अब कविता की ओर। कैमरे में बंद अफाइज कविता। कवि का नाम रघुवीर शाह। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपको अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाए। तो इसमें कुछ शब्दार्थ। समर्थ का मतलब शक्तिशाली, ताकत, साधन, संपन्न, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न। दुर्बल का मतलब कमजोर। अपाहिज का मतलब अपंग, मतलब जिसका कोई शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, बेकार हो गया हो, उसको अपाहिज कहा जाता है। अब देखते हैं इसका भाव। कवि वर्णन करते हुए बताता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक स्वयं को ताकतवर, शक्तिशाली, साधन संपन्न, समर्थ मानकर चलते हैं। वे अपनी बात को दूर तक प्रसारित करने में अपने आप को पूरी तरह से समर्थ मानते हैं। इस कारण उसके भीतर एक अहम भाव भरा रहता है और दूसरों को वे कमजोर मानते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और व्यथित दुखी व्यक्ति को बुलाएंगे। उस अपंग व्यक्ति को स्टूडियो के कैमरे के सामने ला करके वे उससे कुछ पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। वे उनसे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है, यानी कि आप अपंग हैं, जबकि उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपंग ही दिखाई दे रहा है। तो भी उनसे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज क्यों है। उनसे ऐसा पूछकर वे शायद उनकी पीड़ा का अनादर ही कर रहे हैं, पर ऐसा पूछना बिल्कुल अनुचित है। अपाहिज इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। तब उसके दुख को उड़ेला जाएगा और उसे अगला सवाल पूछ लिया जाएगा कि आपको अपना अपाहिज होना काफी दुख देता होगा, अर्थात अपनी अपंगता पर आपको सुख तो कभी नहीं मिलता होगा। इस तरह अपाहिज जब कुछ नहीं कह पाएगा तो उसे अपाहिज होने का, सचमुच दुखी होने का समर्थन किया जाएगा। कार्यक्रम संचालक इस तरह पूछने के साथ अपने साथी कैमरामैन को निर्देश भी देगा कि इनके चेहरे पर और अधिक बड़ा करके कैमरा दिखाओ, ये कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा। अब अपनी दृश्य साधनों के जरिए उनकी पीड़ा को बड़ा चढ़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो अपने साथी कैमरामैन से कहेगा कि जरा इसके चेहरे पर और अधिक बड़ा करके कैमरा दिखाओ। तो कैमरामैन उसके चेहरे को कैमरे के सामने लाकर उसकी अपंगता को स्पष्ट दिखाएगा। फिर संचालक उत्तेजित होकर उस अपंग व्यक्ति से पूछेगा कि जल्दी से बताइए आपका दुख क्या है, आप अपने दुख के बारे में समस्त दर्शकों को बताइए। परंतु वह व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। संचालक को अपंग व्यक्ति की पीड़ा के प्रति कोई संवेदना नहीं। वह जानता है कि अपंग व्यक्ति ऐसे प्रश्न पर हमेशा सुखी रहता है या रहेगा, इसलिए वह कार्यक्रम को प्रभावी, रोचक, आकर्षक बनाने के लिहाज से ऐसे प्रश्न करना अपना कर्तव्य मानता है। अब देखते हैं इस कार्यांश के कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कार्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कार्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों व उनकी कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि वे अपने कार्यक्रमों को रोचक, आकर्षक, सशक्त, मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए अपंगों और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उससे ऐसे बेतुक के बेहूदे सवाल पूछकर मानवीय संवेदना और उसकी वेदना व्यथा का तिरस्कार करते हैं। दूसरा है कि अपाहिज बार बार पूछने पर भी अपना दुख क्यों नहीं बता पाता। तो इसका उत्तर है कि अपाहिज से पूछे गए प्रश्न संवेदना और हृदयता से मुक्त होते हैं, रहित होते हैं। उन्हें सुनकर अपाहिज के हृदय को ठेस लगती है, इसलिए वह बार बार पूछने पर भी अपना दुख नहीं बता पाता। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। काव्यांश में समर्थ, शक्तिमान, दुर्बल, अपाहिज आदि तत्सम शब्दों, कैमरा जैसे अंग्रेजी शब्द तथा कुछ देशज मिश्रित शब्दावली से परिपूर्ण भाव अनुकूल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में अनुप्रास तथा अपाहिज के साथ रचनात्मक संवाद करने से यहाँ आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है।
मुक्त छंद व नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला काव्यांश। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते अब यहाँ इसमें कुछ शब्दार्थ से रोचक का मतलब है दिलचस्प, रुचिकर, अच्छा लगने वाला, रुचि जगाने वाला। इंतजार का मतलब प्रतीक्षा। देखते हैं आगे इसका भावार्थ। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कवि वर्णन करते हुए बता रहा है कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक एक अपंग व्यक्ति का साक्षात्कार लेते समय उनसे कुछ बेहूदे प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आप थोड़ा सोच करके बताइए कि आपको अपंग होकर या अपाहिज होकर के कैसा महसूस होता है, अर्थात अपाहिज होने से आपको कितना दुख होता है, आप कितने दुखी होते हो, आप कितने पीड़ित होते हो। यदि वह अपंग नहीं बताता है तो संचालक उसे संकेत करके बताता है, बेहूदे इशारे करके कहता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, क्या वो इस प्रकार की पीड़ा होती है। यानी कुछ इशारे करके उन्हें मजबूर करता है अपनी पीड़ा कैमरे के सामने दर्शकों को अभिव्यक्त करना। थोड़ी कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित करेंगे। आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का यह एक अच्छा अवसर है। ये अवसर खो देंगे और उनको मजबूर करता है और बता रहा है कि आपको ये विशाल दर्शक वर्ग के सामने अपनी पीड़ा, अपने दर्द को अभिव्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। अगर अभी आप अपनी पीड़ा को अपने मुखों से दूरदर्शन पर बताने में सफल नहीं हुए या नहीं बताए, तो आप ये अपनी पीड़ा को इतने बड़े दर्शक वर्ग को कहने में अगर असफल रहे तो आपको ये दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपका दर्द नहीं बताने से आप ये मौका खो दोगे। आपको ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के बाद कवि कहता है कि कार्यक्रम का संचालक कहता है कि आपको पता है कि हमें अपने इस कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख दर्द स्पष्ट बता दे। इसलिए हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि आप अपने मुंह से हमारे दर्शकों को अपनी पीड़ा जरूर बताएं, ताकि हमारा कार्यक्रम भी रोचक बन जाए। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाए। कवि कहता है कि इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख दर्द स्पष्ट बताएं। इसलिए वे उनसे इतने प्रश्न पूछेंगे कि पूछ पूछ करके उस अपंग व्यक्ति को रुलाकर ही छोड़ेंगे। जब तक वह रोएगा नहीं तब तक वे उनको प्रश्न पूछने से बाज नहीं आते हैं। उस समय दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतजार करते हैं, क्योंकि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उनके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। क्या वे भी रोने देंगे? अर्थात क्या उनकी प्रतिक्रिया उसे क्या मिलेगी? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उनके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। कवि कहता है कि हम फिर उनके दुख दर्द को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करें। इसलिए हम उस अपाहिज की सूजी हुई, बड़ी बड़ी फूली हुई आंखों को कैमरे पर बड़ा कर करके दिखाएंगे। वह अपाहिज के होठों की लाचारी, बेचैनी को भी दिखाता है। संचालक कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के चक्कर में सोचता है कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उनकी अनुभूति अवश्य हो जाएगी। इसलिए वह कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखाया जाए कि उसे अपाहिज के साथ साथ हमारे दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखें और ध्यानपूर्वक उसके दर्द को अपने भीतर आत्मसात करें। अर्थग्रहण प्रश्नोत्तर। हम खुद इशारे से बताएंगे इस कथन से कार्यक्रम संचालक की किस कमजोरी की व्यंजना हुई है। तो जब अपाहिज कार्यक्रम संचालक के बेतुके सवालों का जवाब न देकर चुप रहता है तो संचालक स्वयं इशारे करता है और संकेतों के द्वारा उसे उत्तर देने को विवश करता है, मजबूर करता है। इससे कार्यक्रम संचालक की हृदयहीनता की व्यंजना हुई है। कार्यक्रम संचालक की हृदयहीनता की व्यंजना हुई है। दूसरा है, कार्यक्रम संचालक अपाहिज को लेकर दर्शकों को क्या बताना चाहता है। तो इसका उत्तर है, कार्यक्रम संचालक दर्शकों को बताता है कि उनका कार्यक्रम यथार्थ पे आधारित और विश्वसनीय है। उसके लगातार प्रश्न पूछने
अपाहिज अपने दुख दर्द को याद करके अवश्य रो पड़ेगा। ये अवसर खो देंगे पंक्ति किसके लिए और कही गई है, या ये कथन किसके लिए कहा गया? तो ये कथन दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक द्वारा अपाहिज के लिए कहा है कि यह अवसर तुमको दोगे। वह अपाहिज से कहता है कि ताकतवर दूरदर्शन के जरिए समाज को अपना दुख दर्द बताने का एक सुनहरा मौका है, इसलिए अपनी पीड़ा कह डालो, वरना यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसे को दो। काव्यांश का सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में अपाहिज, रोचक, कार्यक्रम आदि तत्सम शब्दों से परिपूर्ण खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में कार्यक्रम संचालक के कथनों से संवाद शैली या नाटक की शैली का प्रयोग हुआ, यानी इस पूरी कविता के अंदर ही नाटकीय शैली या संवाद शैली ही प्रयुक्त हुई है। व्यंजना शब्द शक्ति तथा मुक्त शब्द का प्रयोग हुआ। अनुप्रास अलंकार, आक्षेप अलंकार तथा पुष्कर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कसमसाहट चटपटाहट है। वक्त का मतलब समय, कीमत का मतलब मूल्य, युक्त का मतलब परिपूर्ण। अब देखते इसका भाव। कवि कहता है कि कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के प्रयास में सोचता है कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उसकी अनुभूति होगी, और वह इसलिए कोशिश करता है कि अपाहिज के साथ साथ दर्शक भी अवश्य रोएंगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखे और धैर्य पर उसके दर्द को आत्मसात कर सके, परंतु कार्यक्रम संचालक जब दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं हो पाता है तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है और कहता है कि अब बस करो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सका तो ठीक है, रहने दो, परंतु पर्दे का एक एक क्षण कीमती होता है, यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। यहाँ पर समय और धन व्यय का ध्यान रखा गया है। इसका आशय है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफी समय और धन का व्यय होता है, इसलिए अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटवाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करता है और कहता है कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य से पूर्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को पूरी तरह से आपके सामने संप्रेषित करना था, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रही, अर्थात अपाहिज के रोने का वो दृश्य आपके सामने नहीं आया और दर्शक भी नहीं रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम बहुत अधिक सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है, जैसे मानो ये धन्यवाद उनकी संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया। प्रश्न है, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, कार्यक्रम संचालक ऐसा क्यों करना चाहता है? दोनों एक संग, यानी कार्यक्रम संचालक अपाहिज तथा दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है, क्योंकि वह कार्यक्रम को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए ऐसा करता है। कार्यक्रम संचालक ने प्रसारित कार्यक्रम को कैसा बताया? कार्यक्रम संचालक ने प्रसारित कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति वाला बताया। बस थोड़ी ही कसर रह गई। किस चीज की कसर रह गई? स्पष्ट करो। कार्यक्रम संचालक दर्शकों को कहता है कि अपाहिज को रुलाने का खूब प्रयास किया, परंतु वह रुआंसा होकर भी नहीं रोया। यदि ऐसा हो जाता तो कार्यक्रम काफी आकर्षक रोचक सफल बन जाता और हमारा व्यवसाय भी बढ़ जाता, परंतु ये कसर रह गई, इसका हमें पछतावा भी है। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। काव्यांश में तत्सम, तद्भव, शब्दावली से परिपूर्ण खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। 20-20 में कोष्टकों में कथ्य को प्रभावी और स्पष्ट करने का प्रयास करने से या टेलीड्रामा शैली का भी प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग। काव्यांश में दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रमों को अटपटे और बेतुके ढंग से प्रसारित करने के तरीके पर शुद्धा हुआ व्यंग्य हुआ है कि किस प्रकार से कार्यक्रम संचालक होते हैं जो अपंगों को अपने दूरदर्शन पर लाकर स्टूडियो में लाकर के उसके अटपटे और बेतुके ढंग से सवाल पूछकर अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, तो उस पर एक व्यंग्य किया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति दर्शाती है? क्या वास्तव में ये निर्धारित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कविता अपंग या अपाहिज के प्रति मानवीय संवेदना एवं करुणा व्यक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति दर्शा रही है, लेकिन वास्तव में दूरदर्शन संचालकों की हृदयहीनता, संवेदनहीनता एवं व्यवसायिकता निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया है? इस कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों एवं दूरदर्शन व्यवसाय पर व्यंग्य हुआ है, क्योंकि ये लोग अपंगों के दुख दर्द व उसकी पीड़ा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं।
और अपना धंधा चमकाने के लिए अपंगों पर मानसिक अत्याचार करते थे। कैमरे में बंद अपाइज कविता का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्पष्ट करो या प्रतिपाद्य स्पष्ट करो। प्रस्तुत कविता का उद्देश्य या प्रतिपाद्य ये बताना है कि किसी के दुख दर्द या उसकी पीड़ा का व्यवसाय करना उचित नहीं है, उसका बाजारीकरण करना उचित नहीं है। अपाहिजों या पीड़ितों की पीड़ा बाजार में बेचने वाली कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अपाहिजों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा रखनी चाहिए। इसका प्रतिपाद्य दूरदर्शन की सदम यानी छिपी हुई क्रूरता पर आक्षेप करना है, कटाक्ष करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।